जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर पेपर में P7 के ऑलमोस्ट हर पेपर में ये टॉपिक मस्ट टेस्ट होता है। कितना 5 to 15 मार्क्स मस्ट, मिनिमम 5 नंबर, अदरवाइज 10-15 मार्क्स यहाँ से टेस्ट होना ही होना होते हैं। सो क्या है ये एरिया, उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या, हमने कहीं पे कल प्रीवियस लेक्चर में ऑडिट की डेफिनेशन डिस्कस की। ऑडिट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements give true and fair view or not and are prepared according to accounting standard। जब हमने ऑडिट को डिफाइन किया, ऑडिट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements are free from material misstatement or not and are prepared according to accounting standard। फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट या गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दोनों का मतलब सेम था। अब हमने बीइंग ऑडिटर क्या करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन देनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने क्या देखना है, मेनली हमने देखनी है मिस स्टेटमेंट। अगर हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गंदी हैं, गलत हैं। हाँ, अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक हैं, एक्यूरेट हैं। लेकिन वो जो मिस स्टेटमेंट देखनी है वो भी हमने कौन सी देखनी है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट देखनी है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिस स्टेटमेंट है तो हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गंदी हैं, गलत हैं। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल नहीं, इमटीरियल है, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, कोई मसला नहीं है। मिस स्टेटमेंट हमने देखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन कौन सी देखनी है, इमटीरियल नहीं, मटीरियल देखनी है। इमटीरियल है तो सब कुछ ठीक है। हाँ, अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है तो फिर हम कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देने की तरफ जाएंगे। अब ये मटीरियल है क्या, मटीरियलिटी एक कॉन्सेप्ट है। कौन यूज करता है, ऑडिटर यूज करता है। क्यों यूज करता है, डिसाइड करने के लिए कि मुझे कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी चाहिए या कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देनी चाहिए। तो मटीरियलिटी कौन यूज करेगा, ऑडिटर यूज करेगा। कब, ओपिनियन डिसाइड करते वक्त कि मुझे कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है या फिर कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देनी है। तो मटीरियलिटी का मतलब क्या है, कहता है कि हर वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, हर वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है जो इन्फ्लुएंस करती है क्या, डिसीजन ऑफ एनी यूजर। मीन वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। मीन जिसे सुन के यूजर हैरान रह जाए, इतनी बड़ी मिस स्टेटमेंट, और वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं है जिसे यूजर सुन के कहे गैर है, कोई बात नहीं, क्यों, वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ही नहीं करती। तो मटीरियलिटी का मतलब क्या हुआ कि वो मिस स्टेटमेंट जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है वो क्या है, मटीरियल है। मीन बड़ी मिस स्टेटमेंट जिससे वाकई ही कोई इफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो क्या है, मटीरियल। और जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करती, मीन मिस स्टेटमेंट है, यूजर ने कहा खैर है, कोई बात नहीं, ये क्या है, इमटीरियल। कौन सी, वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर हम डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन कौन सा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर लिया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, मटीरियलिटी को थोड़ा सा डिफाइन कर लिया कि स्टेटमेंट्स आर मटीरियल इफ दे इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर या इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। कौन सा डिसीजन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर लिया जा रहा है। फिर कहते हैं देयर इज नो प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। देयर इज नो प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी की कोई प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है कि कितनी अमाउंट मटीरियल होगी। हो सकता है अल-फतेह स्टोर का ऑडिट करते हुए हमें 10,000 की मिस स्टेटमेंट मिली और हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इन मटीरियल थी। हो सकता है एक और कंपनी जिसका नाम सपोज यूनिलीवर है, उसका ऑडिट करते हुए 10 लाख की मिस स्टेटमेंट मिली और हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, मीन मटीरियल नहीं थी। कोई प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है मटीरियलिटी की। ये कंपनी टू कंपनी, यूजर टू यूजर वेरे करती है। अल-फतेह में 10,000 की मिस स्टेटमेंट मटीरियल, यूनिलीवर में 10 लाख की मिस स्टेटमेंट इमटीरियल। हो सकता है मेरे लिए 5,000 का नोट गुम जाना मटीरियल हो, आप लोगों के लिए मटीरियल ना हो। मटीरियलिटी कोई प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, यूजर टू यूजर, कंपनी टू कंपनी वेरे करती है। तो फिर अगर ड्यूरिंग ऑडिट हमें कोई मिस स्टेटमेंट मिली तो हम कैसे देखेंगे ये मटीरियल है या नहीं। ये तो यूजर टू यूजर, कंपनी टू कंपनी वेरे करती है। सपोज एक कंपनी का हम ऑडिट करने गए, उस कंपनी का ऑडिट करने के दौरान हमें पता चला जी
कोई बैड डेट्स की प्रोविजन जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है, कितने से, 50,000 से। कंपनी ने 50,000 से बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं किया। दिस मीन 50,000 से एसेट प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहे हैं, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो रहे हैं। अब हमें कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी चाहिए, अगेंस्ट देनी चाहिए। अब हमें देखना है मटीरियल है ये 50,000 तो अगेंस्ट देंगे, इमटीरियल है तो फेवर में देंगे। लेकिन उसने कहा कोई प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, कंपनी टू कंपनी यूज़र टू यूज़र वेरी करती है, तो फिर हम कैसे देखें ये मटीरियल है या नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिवली मटीरियलिटी देखेंगे। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट या साइज देखना कि ये अमाउंट मटीरियल है या नहीं है। और जब अमाउंट या साइज को हमने देखना है कि मटीरियल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना एक रूल ऑफ थंब यूज करेंगे। क्या रूल ऑफ थंब हम यूज करेंगे, उस स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे कंपनी के प्रॉफिट के साथ और देखेंगे अगर 10% आर मोर ऑफ प्रॉफिट है तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, मटीरियल। अगर वो प्रॉफिट्स के 10% से लेस है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इमटीरियल। कोई प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, तो कैसे हम देखेंगे अमाउंट 50,000 मटीरियल है या नहीं, तो कंपनी के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो प्रॉफिट का 10% आर मोर निकला तो मटीरियल, अगर 10% से बिलो है तो हम क्या कहेंगे, इमटीरियल। अल्फते का ऑडिट करते हुए 10,000 की मिसस्टेटमेंट मटीरियल निकली, क्यों, उसके प्रॉफिट्स हैं थाउजेंड्स में, तो 10,000 प्रॉफिट का 10% आर मोर निकला, इसलिए हमने कह दिया जी ये मटीरियल है। यूनिलीवर में 10 लाख की स्टेटमेंट को हमने कहा इमटीरियल है, क्यों, उसके प्रॉफिट्स बिलियन ट्रिलियंस में है, इसलिए 10 लाख प्रॉफिट का 10% आर मोर नहीं निकला, तो हमने क्या कह दिया, फाइनेंशियल सेमी स्टूडेंट फेयर है, ये मटीरियल नहीं। तो कैसे देखें मटीरियलिटी को, रूल ऑफ थंब 10% आर मोर ऑफ प्रॉफिट विल बी मटीरियल। हम कहता है कि अगर आपने कंपेयर करना है कंपनी के रेवेन्यू के साथ, तो फिर क्या है, 1% आर मोर ऑफ रेवेन्यू विल बी मटीरियल, बिलो दिस इमटीरियल। हाँ, अगर कोई बैलेंस शीट आइटम है ना, एक गुडविल है, तो उसका प्रॉफिट या रेवेन्यू के साथ कंपैरिजन तो नहीं बनता, तो उसको हम क्या इसके साथ कंपेयर करेंगे, टोटल एसेट्स के साथ, और वहां पे क्या है, 1% आर मोर ऑफ टोटल एसेट्स विल बी मटीरियल। टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स या ग्रॉस एसेट्स, जो भी फिगर जो है वो क्वेश्चन में आपको दी गई हो उसके साथ कंपेयर करेंगे। हाँ, बैलेंस शीट आइटम को इंडिविजुअल एसेट क्लास या लाइबिलिटी क्लास के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, और वहां पे क्या थ्रेशोल्ड है, 10% आर मोर ऑफ इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी क्लास विल बी मटीरियल। इंडिविजुअल एसेट या लाइबिलिटी क्लास क्या है, सपोज टोटल डेटर्स, तो ये क्या है, इंडिविजुअल एसेट क्लास। टोटल क्रेडिटर्स, इंडिविजुअल लाइबिलिटी क्लास। टोटल लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या है, इंडिविजुअल एसेट क्लास। सो क्या थ्रेशोल्ड है हमारे पास, अमाउंट या साइज देखना है मटीरियल है या नहीं, प्रॉफिट का 10% आर मोर, रेवेन्यू का 1% आर मोर, टोटल एसेट्स का 1% आर मोर, और इंडिविजुअल एसेट या लाइबिलिटी क्लास का कितना, 10% आर मोर। अब ये 50,000 हमने देखना है मटीरियल है या नहीं, पहले कंपेयर करेंगे कंपनी के प्रॉफिट के साथ, पता चला जी प्रॉफिट का ये 7% है। रेवेन्यू के साथ फिर कंपेयर करेंगे, क्या रेवेन्यू का 1% है या नहीं है, पता चला नहीं, उसका भी 0.5% है। टोटल एसेट के साथ कंपेयर करेंगे, क्या 1% है या नहीं, पता चला वहां पे भी 0.7% है। अब इंडिविजुअल एसेट क्लास क्या बनती है, टोटल डेटर्स, पता चला उसका 11% है। तो किसी एक के साथ भी मटीरियल निकल आया तो क्या कंसीडर करेंगे, मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। हाँ, चारों के साथ ही मटीरियल नहीं निकला तो फिर इमटीरियल है। तो मटीरियलिटी क्या है, वो मिसस्टेटमेंट जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन कोई प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है कि इतनी अमाउंट मटीरियल है, कंपनी टू कंपनी यूजर टू यूजर वेरी करती है, तो कैसे जज करेंगे, क्वांटिटेटिवली रूल ऑफ थंब, 10% आर मोर ऑफ प्रॉफिट, 1% आर मोर ऑफ रेवेन्यू, 1% आर मोर ऑफ टोटल एसेट्स, और 10% आर मोर ऑफ इंडिविजुअल या एसेट या लायबिलिटी क्लास। फिर कहते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी नहीं, क्वालिटेटिव मटीरियलिटी भी देखनी है। कुछ जगहों पे आपने क्वालिटेटिव मटीरियलिटी भी कंसीडर करनी है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन,
या IAS IFRS इनको भी कुछ जगहों पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है। लाइक IAS 24 कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज्ड। पढ़ा हुआ आपने? अब डायरेक्टर ने सपोज कंपनी के साथ 10,000 की एक ट्रांजैक्शन की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, डिस्क्लोज होनी चाहिए। 10,000 को कंपेयर किया, इमटेरियल, लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्यों? जब स्टैंडर्ड कह रहा है कि ये चीज़ डिस्क्लोज होनी चाहिए तो डिस्क्लोज होनी चाहिए, तो क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से कंपनी ने कोई लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस की है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर होना चाहिए, या उसके अगेंस्ट आपने कोई IAS 37 के अकॉर्डिंगली प्रोविजन या कंटीजेंसी रिकॉग्नाइज करनी है, और अगर नहीं हुई तो वो क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्या ख्याल? सो मटीरियलिटी क्या है थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। मटीरियलिटी डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है। अभी जो मटीरियलिटी है इसके ऊपर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है ISA 320। ये सारी बातें हमारी अपनी नहीं थी, किसकी थी? स्टैंडर्ड की। क्यों? हम ऑडिट में कुछ भी अपनी मनमर्जियाँ नहीं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। तो ISA 320 ने ये डेफिनेशन दी, उसने ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दिया। अब ये जो मटीरियलिटी स्टैंडर्ड ISA 320, इसके साथ कुछ मसले हैं, इश्यूज हैं, इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है? कि स्टैंडर्ड कहता है कि वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है जो किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। यूजर कौन? शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर में जनता, सारी जनरल पब्लिक, आप भी आ जाते हो, तो आपको तो 1 रुपया भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो यूजर क्लियरली डिफाइन नहीं है कि हमने मेनली किस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसस्टेटमेंट देखनी है। तो ये एक मसला है स्टैंडर्ड के साथ, यूजर क्लियरली डिफाइन नहीं है। क्यों? बीइंग अ स्टूडेंट आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स अगर देख रहे हो स्टडी करने के लिए कि भाई होता क्या क्या इसके अंदर, तो उसके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट है तो आपके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर रही है, तो यूजर आप भी बन गए, तो आपके लिए छोटी सी अमाउंट भी बड़ी मटीरियल होगी। तो यूजर क्लियरली डिफाइन नहीं है कि किस यूजर के पॉइंट से अपने ऑडिटर ने देखना है कि मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। तो ये एक मसला है, यूजर क्लियरली डिफाइन नहीं है। दूसरा, स्टैंडर्ड ने कहा जी कि क्या आपने देखना है 10% और मोर ऑफ प्रॉफिट विल बी मटीरियल, 1% और मोर ऑफ रेवेन्यू विल बी मटीरियल, 1% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स एंड 10% और मोर ऑफ इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी क्लास विल बी मटीरियल। स्टैंडर्ड ने ये जो थ्रेशोल्ड डिफाइन किए हैं वो इस तरह से डिफाइन किए हैं कि 5% to 10% or more of profit will be material, 0.5% to 1% or more of revenue will be material, 1% to 2% or more of total assets will be material, 5% to 10% or more of individual asset or liability class will be material. मीन थ्रेशोल्ड क्लियरली डिफाइन नहीं किया। अब अगर एक चीज 7% ऑफ प्रॉफिट निकलती है उसे मटीरियल कंसीडर करना ही नहीं करना, जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी। एक चीज 0.8% ऑफ रेवेन्यू निकला, उसे मटीरियल कंसीडर करना या नहीं करना, जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी। तो थ्रेशोल्ड क्लियरली डिफाइन नहीं है। हमने थ्रेशोल्ड कौन से यूज करने हैं? यही वाले, 10% और मोर ऑफ प्रॉफिट, 1% और मोर ऑफ रेवेन्यू, 1% और मोर ऑफ टोटल एसेट्स और 10% और मोर ऑफ इंडिविजुअल एसेट या लायबिलिटी क्लासिफिकेशन। हाँ, स्टैंडर्ड ने ब्रैकेट्स डिफाइन किए हैं, क्लियरली डिफाइन नहीं किया। एक यूजर क्लियरली डिफाइन नहीं किए और दूसरा थ्रेशोल्ड क्लियरली डिफाइन नहीं किया। तीसरा, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो ये कहते हैं कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक लीजेस की बात करें तो IFRS 16 कहता है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट लीजेस मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडिक्वेट का मतलब क्या? प्रॉपर। वो प्रॉपर डिस्क्लोजर कितना बनेगा? 2 लाइनों का, 10 लाइनों का, 50 लाइनों का, कितना डिफाइन है? अब अगर तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट है, अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो एडिक्वेसी क्लियरली डिफाइन नहीं है तो अगेन ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? अपनी जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी क्लैरिटी नहीं है।
एक दो तीन मसले भी हैं, किसके साथ प्रॉब्लम्स हैं मटीरियलिटी के स्टैंडर्ड के साथ। एक यूजर डिफाइन नहीं है, दूसरा थ्रेशोल्ड क्लियरली डिफाइन नहीं है, और तीसरा एडिक्वेट डिस्क्लोजर में एडिक्वेसी क्लियरली डिफाइन नहीं है। अब चलते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जिसको अगर हम डिफाइन करें तो कहता है जी सेटिंग मटीरियलिटी levels below materiality of whole financial statement. Setting materiality levels below materiality of whole financial statement. मतलब क्या है इसका? हमने क्या देखना है ड्यूरिंग ऑडिट में, स्टेटमेंट को देखना है कि मटीरियल है या नहीं है। अब अगर हमें ड्यूरिंग ऑडिट छोटी छोटी इमटीरियल में स्टेटमेंट मिलती हैं, जो हमने इनके अकॉर्डिंगली देखा तो मटीरियल नहीं निकल रही थी, इमटीरियल मिली, तो हमने क्या करना है, उनको इग्नोर नहीं करना, उनकी एक लिस्ट बना के एट द एंड ऑफ ऑडिट उनका टोटल जो है उनको देखना है कि वो मटीरियल निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ये जो छोटी छोटी इमटीरियल में स्टेटमेंट का है, इनकी कंबाइंड परफॉर्मेंस को देखना। ये क्या है, कंबाइंड परफॉर्मेंस को देखना कि ये मटीरियल है या नहीं, इंडिविजुअली नहीं, इन एग्रीगेट उनको देखना कि मटीरियल है या नहीं। ये क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। कि हमने क्या करना है, इंडिविजुअल इमटीरियल में स्टेटमेंट की कंबाइंड परफॉर्मेंस को एट द एंड ऑफ ऑडिट कंसीडर करना, वेदर दे आर मटीरियल और नॉट। ये क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। एक बात। दूसरी बात क्या कहता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, कि हम एवरी ईयर ऑडिट के स्टार्ट में, एवरी ईयर ऑडिट के स्टार्ट में प्लानिंग करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। उस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने कुछ मटीरियलिटी लेवल भी सेट करते हैं। लाइक हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट जो है उसकी फिगर को उठाते हैं, उसका 10% निकाल के एक फिगर लिख लेते हैं। रेवेन्यू का 1% निकाल के एक फिगर लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स का 1% निकाल के एक फिगर लिख लेते हैं, और ये हम क्या करते हैं, मटीरियलिटी अमाउंट्स अपनी ऑडिट टीम को दे देते हैं कि भाई ड्यूरिंग ऑडिट अगर कोई स्टेटमेंट मिले तो बजाय इसके कि आप परसेंटेज खेलते रहो, नहीं, इन अमाउंट के साथ कंपेयर कर लेना। अगर इनसे नीचे निकले तो क्या होगा, इमटीरियल, इनसे ऊपर जाए तो मटीरियल होगा। ये जो हमने प्लानिंग स्टेज पे मटीरियलिटी डिफाइन की है, इसको बोलते हैं मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटीरियलिटी एज होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्लानिंग स्टेज पे डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट आपको इमटीरियल स्टेटमेंट नंबर में बहुत ज्यादा मिल रही है, ड्यूरिंग ऑडिट इमटीरियल स्टेटमेंट नंबर में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, तो आप क्या करो, अपने ये जो मटीरियलिटी लेवल आपने सेट किए थे प्लानिंग स्टेज पे, इनको डाउन कर लो। इन अगर आपने ये 10% ऑफ प्रॉफिट पे निकाला था तो आप इसको कहाँ पे ले जाओ, 5% ऑफ प्रॉफिट पे ले जाओ। अगर आपने ये 1% ऑफ रेवेन्यू पे निकाला था तो इनको कहाँ पे ले जाओ, 0.5% ऑफ रेवेन्यू पे ले जाओ। और ये टोटल एसेट वाला तो ऑलरेडी डाउन था, उसको 1% ही रखना है। तब जब ड्यूरिंग ऑडिट आपको इंडिविजुअल इमटीरियल स्टेटमेंट नंबर में ज्यादा मिल रही हैं, तो आप क्या करो, अपने मटीरियलिटी लेवल जो आपने सेट किए थे प्लानिंग स्टेज पे, उनको डाउन कर लो। ये डाउन करना क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है। इसलिए इसको डिफाइन किया गया है, सेटिंग मटीरियलिटी लेवल बिलो मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो जो प्लानिंग स्टेज पे आपने सेट किए थे उनसे बिलो सेट करना। कब, जब ड्यूरिंग ऑडिट आपको इमटीरियल स्टेटमेंट नंबर में ज्यादा मिल रही है, तो अपने मटीरियलिटी लेवल को डाउन करना, ये क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी है। इन 10% ऑफ प्रॉफिट की बजाय आप कहां पे चले जाओ, 5% ऑफ प्रॉफिट पे चले जाओ। 1% ऑफ रेवेन्यू की बजाय कहां पे चले जाओ, 0.5% ऑफ रेवेन्यू पे चले जाओ। क्लियर होती है बात। हमने भी ड्यूरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करना है, ये परसेंटेज यूज करनी है। लेकिन अगर एक ही कंपनी की हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट नजर आ रही हैं, तो फिर हम मटीरियलिटी प्रॉफिट की कहां पे कैलकुलेट करेंगे, 5% पे। रेवेन्यू के कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 0.5% पे। हाँ, टोटल एसेट्स ऑलवेज 1% ही हम यूज करेंगे, क्यों, वो ऑलरेडी हमने लो वाला लिया हुआ है। लेकिन अगर एक में स्टेटमेंट है तो फिर यही यूज करेंगे, क्यों, इधर हम ये लो वाला ले रहे हैं तो इधर हाई ले रहे हैं।
लेकिन जब एक से ज़्यादा मिसस्टेटमेंट एक क्वेश्चन में एक कंपनी के हमें मिल गई हैं तो फिर हम क्वेश्चन के अंदर मटीरियलिटी प्रॉफिट की किस पे कैलकुलेट करेंगे, 10% की बजाय 5% पे, रेवेन्यू की भी 0.5% पे। अगर एक ही मिसस्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर तो फिर यही थ्रेशोल्ड यूज करेंगे। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्या है? मटीरियलिटी लेवल बिलो देन मटीरियलिटी ऑफ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट करना कब? जब ड्यूरिंग ऑडिट इमटीरियल स्टेटमेंट नंबर में ज्यादा मिल रही है। दिस मीन हम प्लानिंग स्टेज पे जो मटीरियलिटी लेवल सेट करते हैं ड्यूरिंग ऑडिट हम उनको चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अलाउड है? कब रिवाइज कर सकते हैं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की सूरत में कर सकते हैं। क्या ख्याल है? दोस्तों कहते हैं कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट आपको फ्रॉड के चांसेस हाई नजर आ रहे हैं तब भी आपने अपने मटीरियलिटी लेवल क्या करने हैं? डाउन करने हैं। किस पे लेके आने हैं? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे। इन हम डिस्कस करें कि इन सिचुएशन में मटीरियलिटी लेवल रिवाइज किए जा सकते हैं इन केस ऑफ लॉट ऑफ इमटीरियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग ऑडिट। सो क्या वहां पे हमने जाना है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे। इफ देयर आर हाई चांसेस ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट देन मटीरियलिटी शुड बी रिवाइज टू परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। तीसरा वो कहते हैं कि अगर आप किसी ग्रुप कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, किसी ग्रुप कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और ग्रुप के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, तो सब्सिडी नहीं आती है, टोटल एसेट चेंज हुए, कोई सब्सिडी डिस्पोज ऑफ होती है, टोटल एसेट चेंज होते हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? मटीरियलिटी लेवल अपने रिवाइज करने हैं। क्यों? वो जो पहले वाली आपने मटीरियलिटी लेवल सेट किए थे वो तो आपने पुरानी टोटल एसेट्स के अकॉर्डिंगली किए थे ना। अब दोबारा आपने नए टोटल एसेट्स के अकॉर्डिंग मटीरियलिटी चेकिंग करनी, तो इसलिए मटीरियलिटी लेवल भी आपको क्या करना होंगे? रिवाइज करना होंगे। सो ड्यूरिंग ऑडिट मटीरियलिटी रिवाइज की जा सकती है इन केस ऑफ identification of a lot of immaterial misstatement. We should revise materiality to performance materiality. If there are high chances of fraud, we should revise materiality to performance materiality. In case of change in structure of the group, तो हमें क्या करना चाहिए? materiality level रिवाइज करना चाहिए। चौथा वो कहता है कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट आपको पता चला कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, मीन अच्छे नहीं गंदे लोग हैं, तो फिर भी आपने अपना टॉलरेंस लेवल डाउन करना होता है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की सूरत में मटीरियलिटी को रिवाइज करना ही करना है। सो यहाँ तक हमारा ये मटीरियलिटी का ISA 320 कंप्लीट हो गया। मटीरियलिटी क्या है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या है, तीन मसले क्या थे मटीरियलिटी स्टैंडर्ड के साथ, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का मतलब क्या है, क्या ड्यूरिंग ऑडिट मटीरियलिटी रिवाइज हो सकती है? यस हो सकती है। कि इन सिचुएशन में 4 सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली। ठीक हो गया। अब चलते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिट का मतलब है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मीनू कल हमने एक ऑडिट प्रोसेस डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में और एंड पे उसका है एक ओपिनियन देना। हम वो ओपिनियन हमने कहाँ पे देनी है? एक पेज पे ओपिनियन देनी है। उस पेज को नाम दिया जाता है ऑडिट रिपोर्ट का। तो देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं, किन सिचुएशन में कौन सी रिपोर्ट इशू की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर होता क्या क्या। ठीक हो गया। सो ऑडिट रिपोर्ट की पहली टाइप है स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। स्टैंडर्ड वर्डेड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ISA 700, जिसने एक ऑडिट रिपोर्ट जो है हमें लिख के दे दी है और कहता है कि अगर आपने कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, मीन ये कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपने ये ISA 700 की वर्डिंग एज इट इज उठा के क्या करना है? इशू कर देनी है। मीन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन वही जो स्टैंडर्ड वर्डिंग है वो आपने इशू कर देनी है। कब? जब आपने कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है। क्यों? इसके अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई चीज़ आपने ना चेंज करनी है, ना ऐड करनी है, ना डिलीट करनी है। सिर्फ क्या करना है? ऊपर कंपनी का नाम, ईयर एंड फिट करना है, नीचे अपने नेम, सिग्नेचर और डेट डालनी है। बाकी रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए? वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ने लिख दिया है, तो आपने एज इट इज उठा के क्या करना है? कॉपी पेस्ट कर देना है। कब? जब कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि नहीं हमें रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है। मॉडिफाई करनी है मीन हमने कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देनी है। हमने कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इधर जो लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू उसको हमने डू नॉट करना है, तो इससे क्या हुआ? रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। क्यों? स्टैंडर्ड वर्डिंग नहीं रही ना, हम चेंज करने जा रहे हैं। क्या ख्याल है?
ठीक है, रिपोर्ट को मॉडिफाई करना विद क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देते हुए मॉडिफाई करना। मीन जो ओपिनियन की वर्डिंग है उसे चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रही है? मॉडिफाई हो रही है विद क्वालिफाइड ओपिनियन। जब कहते हैं रिपोर्ट मॉडिफाई होती है थ्रू अनक्वालिफाइड ओपिनियन बाय इंक्लूडिंग अ पैराग्राफ, मीन वही स्टैंडर्ड वर्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिफ्ट एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन हम ऑडिट रिपोर्ट में अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं। और जब पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड लेंथ ये थी, उसको हमने ये किया, तो इससे क्या हुआ? रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई। तो रिपोर्ट मॉडिफाई दो तरह से होगी, एक क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ जिसमें कोई पैराग्राफ ऐड नहीं कर रहे, दूसरा ओपिनियन अनक्वालिफाइड, लेकिन हम मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं? एक पैराग्राफ ऐड करके। वो पैराग्राफ क्या हो सकता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर हो सकता है या फिर अदर मैटर्स हो सकता है। क्लियर होती है यहां तक बात? कब कौन सा पैराग्राफ आएगा वो डिस्कस करते हैं। सो रिपोर्ट हम मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन कैसे? ओपिनियन कंपनी की फेवर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड करके उसकी स्टैंडर्ड लेंथ चेंज करते हुए मॉडिफाई कर रहे हैं। वो पैराग्राफ क्या हो सकता है? एम्फेसिस ऑफ मैटर या फिर अदर मैटर। एम्फेसिस ऑफ मैटर की बात करते हैं, कब आएगा? कहते हैं वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटली डिस्क्लोज्ड है, लेकिन हमें नजर आ रहे हैं कि ये फंडामेंटल हैं, इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें उसकी अटेंशन में देने चाहिए, कैसे? ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करके। क्यों उसकी टेंशन में देना है? क्यों हो सकता है वो बेचारा सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता ही नहीं है, या उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आती नहीं है, लेकिन ये मैटर उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो उस मैटर को हम हाईलाइट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में, कैसे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट प्लीज पे अटेंशन ऑन अ नोट फ्लॉ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एम्फेसिस मैटर क्या है? वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटली डिस्क्लोज हैं। कहां पे प्रेजेंटली डिस्क्लोज हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटली डिस्क्लोज हैं। गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए ओपिनियन कंपनी की फेवर में है, लेकिन फंडामेंटल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उसकी अटेंशन में देना चाहते हैं। क्यों? ये उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उसकी अटेंशन में कैसे देंगे? उनको हाईलाइट करते हुए। कहां पे? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और उस मैटर को एज इट इज हाईलाइट करना, उसके साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन शो नहीं करनी। ये नहीं करना कि गलत दिया हुआ है, नहीं। अगर वो मैटर गलत है फिर ओपिनियन क्वालिफाई होगी। वो मैटर ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर के लिए, सिर्फ हम हाईलाइट करना चाहते हैं उसके लिए, तो किससे हाईलाइट करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। क्या मैटर हो सकते हैं? सपोज एक स्टैंडर्ड है IAS 1, कहते हैं कि अगर कंपनी के अंदर कोई कैश फ्लो इश्यूज हो तो मैनेजमेंट को चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर दें। कैश फ्लो इश्यूज है तो IAS 1 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, कैश फ्लो इशू था, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर दे दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन ये कैश फ्लो इशू है कंपनी के अंदर, ये शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा वेट करना चाहिए और अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए इशू रिजॉल्व होने तक, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो कैसे हम ये इशू हाईलाइट करेंगे? इस मैटर के थ्रू उस डिस्क्लोजर को हाईलाइट करके कि प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस इशू बिकॉज इट कैन इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। इस तरह से IAS 37 कहता है कि अगर 3 कंडीशन मीट हो तो प्रीमियम होगी, प्रोबेबिलिटी हो तो प्रीमियम होगी, पॉसिबिलिटी हो तो कंटीजेंट लायबिलिटी होगी। क्या ख्याल है? अब एक मैटर था, उसकी पॉसिबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी नहीं थी, कंटीजेंट लायबिलिटी होनी चाहिए। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पर IAS 37 कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर दे दिया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर वैल्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। किस चीज़ से रिलेटेड था? कोई लिटिगेशन थी, उससे रिलेटेड था। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि अगर ये कंटीजेंट लायबिलिटी कल को कंपनी को पे करना पड़ गई तो बड़ा हैवी कैश आउटफ्लो कंपनी को पे करना पड़ेगा, जिससे कंपनी का सर्वाइवल भी इफेक्ट हो सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेशक ठीक है, लेकिन ये कंटीजेंट लायबिलिटी और डिस्क्लोजर शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है।
हमें इसकी टेंशन में देना चाहिए कि एक सिग्निफिकेंट लिटिगेशन है जिसको रिजॉल्व होने तक तुझे और इन्वेस्टमेंट का वेट करना चाहिए, तो हम हाईलाइट करेंगे उस कंटीजेंट लायबिलिटी जो सिग्निफिकेंट है शेयर होल्डर को, कैसे, बाय एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। सो वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है, लेकिन सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, और हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं शेयर होल्डर की ऑडिट रिपोर्ट में, तो कैसे हाईलाइट करेंगे? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के थ्रू। मीन एम्फेसाइज कर रहे हैं उस मैटर को, हाईलाइट कर रहे हैं, उठा रहे हैं उसे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। छोटे छोटे मैटर नहीं, वही जो इंपॉर्टेंट मैटर हैं, सिग्निफिकेंट हैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं को ही एम्फेसिस मैटर के थ्रू हाईलाइट करेंगे। हर कंटीजेंट लायबिलिटी को हाईलाइट नहीं करेंगे, वो जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रखती है कंपनी के फ्यूचर के ऊपर, सिर्फ उसी को हाईलाइट करेंगे। क्लियर होती है बात? और उस मैटर के साथ कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन शो नहीं करनी, ये नहीं कहना गलत लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है तो फिर तो ओपिनियन क्वालिफाई होगी, फिर उसे हाईलाइट नहीं करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑलवेज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ किसके साथ आएगा? अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ। स्टूडेंट एक बहुत बड़ा ब्लंडर पेपर में मारते हैं कि ओपिनियन क्वालिफाई कर देंगे और उस मैटर को एम्फेसिस मैटर से हाईलाइट कर देंगे। एग्जामिनर की तरफ से बड़ी जोर की चपेट पड़ती है। इस बात पे आपका पेपर 49 पे फेल भी किया जा सकता है कि आप ऑडिटर बनने के काबिल नहीं हो अभी। क्यों? P7 के बाद आप ऑडिटर बनने के काबिल हो जाते हो ना, ऑडिटर का लाइसेंस मिल जाता है ना आपको। ये पेपर पास नहीं है फिर तो आप कभी भी नहीं ले सकते ना, इसलिए बेसिक ब्लंडर कभी भी नहीं होगा। ऑलवेज एम्फेसिस मैटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ, क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ एम्फेसिस मैटर नहीं। इनफैक्ट अदर मैटर भी नहीं, कुछ केसेस में अदर मैटर आ सकता है क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ, अदरवाइज माइंड में रखना है कि ये दोनों किसके साथ आएंगे? अनक्वालिफाइड के साथ। सो वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए अदर मैटर पैराग्राफ। मीन वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं है, कहीं और प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है, उनको अगर ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करना है तो उनके लिए क्या यूज होगा? अदर मैटर पैराग्राफ। वो क्या मैटर है? सपोज नहीं, एक्चुअल एक कंपनी क्या करती है, एवरी ईयर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स इशू करती है। क्या ख्याल है? बच्चों में पढ़ा हुआ आपने? एक कंपनी एवरी ईयर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स इशू करती है। उस एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं और कुछ अदर स्टेटमेंट्स भी होती हैं। क्या ख्याल है? अदर स्टेटमेंट्स में क्या होता है? चेयरमैन सीईओ स्टेटमेंट होती है, जिसमें चेयरमैन और सीईओ अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं, बताते हैं ड्यूरिंग द ईयर हमने कंपनी को क्या चार चांद लगाए। कमेटीज जो हैं, नॉमिनेशन, रेमुनरेशन, ऑडिट कमेटी, वो भी अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देती हैं जो बताते हैं कि हमारे मेंबर्स कौन कौन हैं और ड्यूरिंग द ईयर हमने कंपनी को क्या चार चांद लगाए, अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे परफॉर्म की। कंपनी कोई CSR परफॉर्म कर रही है तो CSR की रिपोर्टिंग भी कहाँ पे करती है? एनुअल रिपोर्ट के अंदर, कि हमने सोशल या एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म की है। क्या ख्याल है? मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ और चीजें भी हैं। ये जो कुछ और चीजें हैं एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, इनको नाम दिया जाता है अदर इंफॉर्मेशन का। क्या नाम दिया जाता है? अदर इंफॉर्मेशन। हमने जो ओपिनियन देनी है किस चीज के ऊपर देनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं। दिस मीन हमने वेरीफाई करना है किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एविडेंस लेने हैं किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। लेकिन एक स्टैंडर्ड है ISA 720, वो कहता है कि ये जो अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट है, इसे भी आपने रीड करना है, रिव्यू करना है। ऑडिट नहीं, रीड करना है, रिव्यू करना है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस अदर इंफॉर्मेशन में कोई चीज ऐसी तो नहीं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो। कहीं ऐसा तो नहीं चेयरमैन साहब अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का प्रॉफिट डबल किया है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैरेटिव प्रिपेयर होती है ना, उसमें हमने देखा प्रॉफिट सिर्फ 20% से इंक्रीज नजर आ रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने वेरीफाई किया वो बिल्कुल ठीक है। दिस मीन ये रास्कल चेयरमैन अपनी स्टेटमेंट में झूठ मार रहा है, कूड़ मार रहा है। क्या ख्याल है? दिस मीन ये अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ने इसको CSR रिपोर्टिंग में कहा जी कि हमने क्या किया, 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, किस लिए? एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए। 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी 10 मिलियन आना चाहिए ना कहीं पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने देखा जस्ट 2 मिलियन आ रहा है।
और हमने वेरीफाई किया रसीद से, वाउचर से, कैश बुक से, हर जगह से 2 मिलियन ही है। दिस बीइंग अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? अब ये मैटर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा है, कहीं और लिखा हुआ है? कहीं और लिखा हुआ है। तो ये इनकंसिस्टेंसी हम हाईलाइट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में, कैसे? थ्रू अदर मैटर पैराग्राफ। क्या हमने एग्जांपल डिस्कस की? इफ अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, financial statement give true and fair view and are prepared according to accounting standard, but this chairman statement is not consistent with the financial statement, as he is saying profit has been doubled while financial statement showing only 20% increase in profit. Financial statements give true and fair view and are prepared according to accounting standard, but this CSR reporting is not consistent with the financial statement, as CSR reporting showing 10 million cost for environmental pollution while कंपनी हैज मेड ओनली 2 मिलियन कॉस्ट। मीन वो सारी बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। सो वो मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड है, अगर सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे हाईलाइट करेंगे? इवेजिव मैटर के थ्रू। मैटर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए अदर मैटर, और अभी हमने एक एग्जांपल देखी, इफ अदर इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं ये जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है किसके लिए होती है? हमें ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए होती है? शेयर होल्डर के लिए। इस मीन कल को अगर हमारी रिपोर्ट रॉन्ग हो जाती है तो हमें डैमेजेस पे करना होंगे। किसके? सिर्फ शेयर होल्डर के, या वो जो बाकी स्टेक होल्डर जिन्होंने हमारी रिपोर्ट पर बेस करते हुए डिसीजन लिए उनके भी? दोनों के पे करना होंगे। बेशक हमें पॉइंट शेयर होल्डर नहीं किया, लेकिन हमारी बाकी स्टेक होल्डर की तरफ लायबिलिटी बनती है। बैंक ने लोन अप्रूव किया हमारे ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर, सप्लायर ने क्रेडिट लिमिट एक्सटेंड की हमारी ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर, कस्टमर ने कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस किया हमारी ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर, किसी इन्वेस्टर ने कोई इन्वेस्टमेंट की हमारी ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर, तो हमारी लायबिलिटी उनकी तरफ भी बनती है। हाँ, अगर ऑडिटर अपनी लायबिलिटी को लिमिट लगाना चाहता है कि भाई मेरी रिपोर्ट सिर्फ शेयर होल्डर के लिए है, किसी और ने डिसीजन लेने हैं तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके ले, मैं लाइबल नहीं होगा, तो ऑडिटर अपनी इस लायबिलिटी को लिमिट लगा सकता है। कैसे? बाय इंक्लूडिंग अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो अदर मैटर कहां पे आएगा? इन केस ऑफ लिमिटिंग लायबिलिटी भी, लिमिटिंग लायबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, मीनिंग फॉर ऑडिटर wants to limit its liability to other stakeholder, तो कैसे लगाएगा? अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू। ठीक हो गया। अब कहते हैं अदर मैटर कहां पे आएगा? कि अगर एक ही कंपनी अपनी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है और ऑडिटर को दोनों के ऊपर ओपिनियन देने के लिए कहा जा रहा है, तो ऑडिटर को क्या करना है? दोनों रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू ये चीज हाईलाइट करनी है कि इसकी अदर के ऊपर भी मैंने ओपिनियन दिया है। लाइक पाकिस्तान में कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बनाती हैं IAS IFRS के अकॉर्डिंगली, एक सपोज कंपनी एक्ट कहता है भाई आपने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली भी बनानी है। IAS IFRS कहते हैं कि आपने क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करनी है। कंपनी एक्ट कहता है कि नहीं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो डिफरेंट होगी। किसी ऑडिटर को क्या करना है? दोनों रिपोर्ट में ये चीज़ हाईलाइट करनी है कि इसकी अदर मीन कंपनी एक्ट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी मैंने ओपिनियन दी है, उसकी रिपोर्ट में हाईलाइट करना है कि इसकी अदर मीन IAS IFRS वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैंने ओपिनियन दी है। या अगर हम किसी ग्रुप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और हम पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हैं, तो बीइंग अ पेरेंट कंपनी ऑडिटर आपने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना होती है, एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और एक पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी। तो दोनों रिपोर्ट में आपने हाईलाइट करना है कि इसकी अदर मीन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैंने ओपिनियन दी है, और इधर हाईलाइट करना है कि इसकी अदर मीन इंडिविजुअल ऑफ द पेरेंट कंपनी के ऊपर भी मैंने ओपिनियन दी है। तो अदर मैटर कहां पे आएगा? इफ ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द सेम कंपनी, रिपोर्टिंग ऑन 2 set of financial statements for सेम कंपनी, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू दोनों रिपोर्ट में ये चीज हाईलाइट करेंगे। जब कहते हैं अदर मैटर कहां पे आएगा? कि अगर आप किसी कंपनी का पहली दफा ऑडिट करने जा रहे हो, पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं,
या किसी और फर्म ने किया है, तो आपको ऑलवेज अपनी पहली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये चीज हाईलाइट करनी है कि प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म। अदर मैटर की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड या ऑडिटेड बाय एनी अदर फर्म, तो आपको ऑलवेज अपनी पहली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये चीज हाईलाइट करनी है। सो वो मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंटेड डिस्क्लोज्ड हैं, सिग्निफिकेंट हैं, फंडामेंटल हैं फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे हम हाईलाइट करेंगे ऑडिट रिपोर्ट में कैसे, इन्फेसिस मैटर पैराग्राफ के थ्रू। दो एग्जांपल हमने डिस्कस की, कोई कैश फ्लो इशू है या कोई सिग्निफिकेंट लिटिगेशन है, कंटिजेंसी है। मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए अदर मैटर पैराग्राफ, जिसके हमने 4 एग्जांपल डिस्कस की। इफ अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, if auditor want to limit its liability towards particular stakeholder, if auditor reporting on a 2 set of financial statements for the same company, and if previous year financial statements were not audited or audited by any other firm। क्लियर होती है बात? दोनों की एग्जांपल लिखी जा सकती है, दोनों पैराग्राफ को डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी ये पैराग्राफ आएंगे तो ओपिनियन क्या होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड। इन्फेसिस मैटर कभी भी क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ नहीं आएगा। अदर मैटर इन सम केसेस क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ आ सकता है। कहां पे आ सकता है? इस सूरत में आ सकता है। सो अदर मैटर के हमने 4 एग्जांपल डिस्कस किए हैं। ये जो पहली एग्जांपल है ना, इफ अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको प्लीज थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक नई बात करेंगे, इसको यहां से निकाल देंगे। ठीक हो गया? अभी हमने कॉन्सेप्ट ले लिया, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने अगर कोई इनकंसिस्टेंसी तो ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट करनी है। कहाँ पे हाईलाइट करनी है? अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू। लेकिन इसके ऊपर हम कल एक नई बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। अभी तक इसको यहीं पे रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें कुछ चेंज आएगा। सो ऑडिट रिपोर्ट के हम टाइप्स कवर कर रहे थे, तो पहली हमने रिपोर्ट कवर कर ली, स्टैंडर्ड वर्डिड अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, जब हमने कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, हमें सब कुछ हो गया। दूसरी रिपोर्ट हमने कवर कर ली क्या? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विद अ पैराग्राफ। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विद अ पैराग्राफ, मीन ओपिनियन कंपनी की फेवर में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विद अ पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ? ये या ये, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। दोनों आएंगे तो पहले इन्फेसिस मैटर आएगा, फिर अदर मैटर आएगा। अब बात करते हैं कि हमें रिपोर्ट मॉडिफाई करनी है, लेकिन कैसे मॉडिफाई करनी है? कोई पैराग्राफ ऐड नहीं करना, ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट देनी है। जो लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव, उसे हमने चेंज करना है। अब कहते हैं ओपिनियन क्वालिफाई करने की 2 रीजन है, एक डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट और दूसरा स्कोप लिमिटेशन। डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो हमने पकड़ के मैनेजमेंट को दी, इसे ठीक करो, लेकिन मैनेजमेंट जीट है, उसे ठीक नहीं कर रही। हमें पता चला जी कि बैड डेट्स प्रीमियम 50,000 की रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी, 50,000 मटेरियल भी है। मैनेजमेंट को कहा कि आप बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइज करें, लेकिन उन्होंने अकाउंट फॉर नहीं की। उस वजह से प्रॉफिट, एसेट ओवरस्टेट, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो रहे हैं। ये क्या है? डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। हमें पता है कि जब कैरिंग वैल्यू हायर हो देन रिकवरेबल अमाउंट, तो पर IAS 36 क्या करना है? एसेट्स को इंपेयर करना है। मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं किया, तो एसेट प्रॉफिट ओवरस्टेट, एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो रहे हैं। ये क्या है? डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। हमें पता है जब 3 कंडीशन मीट हो जाएं, लाइक प्रेजेंट लीगल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तो उस सूरत में प्रोविजन रिकॉग्नाइज होनी चाहिए पर IAS 37। मैनेजमेंट प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने के बजाय कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रही है। क्यों? प्रीमियम रिकॉग्नाइज की तो उससे एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, लायबिलिटी भी बढ़ जाएंगी। और कंटीजेंट लायबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोज होती है, प्रॉफिट लायबिलिटी कहीं पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जब प्रीमियम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, नहीं रिकॉग्नाइज हो रही पर IAS 37, तो ये क्या है? डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। हमें पता है IAS 2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, मैनेजमेंट हायर अमाउंट पे लिख रही है। ये क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट।
मीन हमारे पास एविडेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट है या किसी स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस हो रही है, तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस हमारे पास क्या है, एविडेंस है। ये क्या है, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट मीन मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो हमें देखना है कि वो जो मिसस्टेटमेंट है वो सिर्फ मटेरियल है या परवेसिव भी है। मिसस्टेटमेंट सिर्फ मटेरियल है का मतलब क्या है, वो एक आध अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बाकी सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ठीक है। मीन सिर्फ इन्वेंट्री में मसला है, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ वेजेस में मसला है, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉर्डेड नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। सिर्फ प्रीमियम रिकॉर्डेड नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैटर मटीरियल रादर देन परवेसिव। तो सूरत में हम ओपिनियन क्या देंगे, एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू। सिर्फ वेजेस में मसला है, एक्सेप्ट फॉर वेजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू। सिर्फ प्रीमियम का मसला है, एक्सेप्ट फॉर प्रीमियम लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिफ्ट एंड फेयर व्यू। नहीं, एक आध अकाउंट बैलेंस नहीं, होल फाइनेंशियल इफेक्ट हो रही है, तो फिर मैटर क्या है, परवेसिव। इन्वेंट्री में मसला है, वेजेस में मसला है, प्रीमियम भी रिकॉर्डेड नहीं है, सेल्स भी ओवरस्टेटेड है, इस सूरत में क्या है, मैटर होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में परवेड फैला हुआ है, तो उस सूरत में क्या करेंगे, एडवर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू। तो ओपिनियन क्वालिफाई करने की पहली रीजन क्या थी, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट मीन मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसका हमारे पास एविडेंस है, मीन हमने पकड़ के मैनेजमेंट को दी, या कोई स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस है, तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस हमारे पास एविडेंस है। तो हमने देखना है वो मिसस्टेटमेंट सिर्फ मटेरियल है, मीन एक आध अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, या परवेसिव नहीं, होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में परवेड फैली हुई है। तो अगर सिर्फ मटेरियल है तो उस सूरत में एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन, जिसके लिए टर्म यूज की जाती है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या टर्म यूज की जाएगी, क्वालिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर परवेसिव में स्टेटमेंट है तो सूरत में क्या, एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू, पूरी की पूरी गलत है। अब हमने कहा कि एक आध अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है तो मैटर मटेरियल है, काफी सारे अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहे हैं तो मैटर परवेसिव है। अब ये परवेसिवनेस थोड़ा सा जजमेंटल है, समटाइम एक आध अकाउंट बैलेंस परवेसिव इफेक्ट भी डाल सकता है। लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए मेन अकाउंट बैलेंस ही इन्वेंट्री होता है, तो अगर इन्वेंट्री में कोई 80-90% की मिसस्टेटमेंट है, मैटर सिर्फ मटेरियल नहीं, परवेसिव भी है, क्योंकि इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में भी है, बैलेंस शीट में भी है, कैश फ्लो में भी है, होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो सूरत में क्या है, एडवर्स रिपोर्ट। क्यों, मैटर सिर्फ मटेरियल नहीं, क्या निकला, परवेसिव निकला। लेकिन हमारा एक तुक्का है, एक आधा अकाउंट बैलेंस अफेक्ट हो रहा है तो मटेरियल, एक से ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं तो परवेसिव। तो वो परवेसिव जैसी इन्वेंट्री की हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली, वो फिर देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटल एसेट्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू को कितने परसेंट ये इफेक्ट कर रहा है। अगर तो वही 11% इफेक्ट कर रहा है तो फिर मटेरियल ही है, फिर परवेसिव नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी रीजन क्या है ओपिनियन क्वालिफाई करने की, स्कोप लिमिटेशन। ISA 700 कहता है कि आपको ओपिनियन देने से पहले क्या करना है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। ISA 500 ऑडिट एविडेंस भी कहता है कि आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले क्या करना है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। एविडेंस है तो ओपिनियन देनी है, एविडेंस नहीं है तो ओपिनियन नहीं देनी। इस चीज को सही या गलत कहना तो किसकी बेस पर, एविडेंस की बेस पर। किसी के ऊपर उंगली उठानी तो किसकी बेस पर, एविडेंस की बेस पर। क्यों, एविडेंस नहीं है तो क्या आप अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई कर सकते हो, नहीं। लेकिन यहां पे मसला क्या आ गया, स्कोप लिमिटेशन मीन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर इस काबिल नहीं रहा कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। मैम रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही, जब रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही तो क्या आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, एविडेंस लोगे, तो ये क्या है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस। क्या ख्याल है, मैनेजमेंट झूठ बोल रही है जी, रिकॉर्ड जल गए, एम्प्लॉय चोरी करके ले गया, फ्लड के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया, फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गया, या जेन्युइनली वाकई ऐसे हो गया, जब रिकॉर्ड है ही नहीं तो क्या आप एविडेंस लेने के काबिल हो, नहीं। ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन। अब हमें देखना है वो जो स्कोप लिमिटेशन है, वो जो हमें एविडेंस नहीं मिले, वो मटेरियल नेचर के नहीं मिले या परवेसिव नेचर के नहीं मिले। मटेरियल मीन एक आध अकाउंट बैलेंस रिलेटेड एविडेंस नहीं मिले, बाकी सब कुछ वेरीफाई हो गया,
सिर्फ वेजिस रेटेड अकाउंट बैलेंस नहीं मिले, बाकी सब कुछ वेरीफाई हो गया, तो उस सूरत में क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर वेजिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिफ्ट एंड फेयर। नहीं, अगर स्कोप लिमिटेशन प्रोवेसिव नेचर की है, पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया, कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ, तो उस सूरत में क्या, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्यों, हम ओपिनियन देने के काबिल ही नहीं है, क्यों, एविडेंस होंगे तो ओपिनियन देंगे ना। क्या ख्याल है? तो ओपिनियन क्वालिफाई करने की दो रीजन है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल है तो एक्सेप्ट फॉर क्वालिफाइड, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स। स्कोप लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस, मटीरियल नेचर की स्कोप लिमिटेशन है तो क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर, और अगर परवेसिव नेचर की है तो डिस्क्लेमर रिपोर्ट। दिस मीन ऑडिट रिपोर्ट की 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड वर्डिक्ट अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, नंबर 2 अनक्वालिफाइड रिपोर्ट विद अ पैराग्राफ, नंबर 3 क्वालिफाइड रिपोर्ट, नंबर 3 क्वालिफाइड रिपोर्ट, कौन सी, एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन वाली। नंबर 4 एडवर्स रिपोर्ट, नंबर 5 डिस्क्लेमर रिपोर्ट। हाँ, वो क्वालिफाइड दो वजह से हो सकती है, स्टेटमेंट की सूरत में भी हो सकती है, लेकिन कौन सी स्टेटमेंट, मटीरियल परवेसिव नहीं। हाँ, वो क्वालिफाइड रिपोर्ट स्कोप लिमिटेशन की सूरत में भी हो सकती है, कौन सी स्कोप लिमिटेशन, मटीरियल परवेसिव नहीं। दिस मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटीरियल में स्टेटमेंट है तो क्वालिफाइड रिपोर्ट, परवेसिव है तो एडवर्स रिपोर्ट, और अगर इमटीरियल में स्टेटमेंट है तो, इमटीरियल में स्टेटमेंट है तो फिर कौन सी रिपोर्ट दोगे, स्टैंडर्ड वर्डिक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिफ्ट एंड फेयर। क्यों, यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ही नहीं करती। क्या ख्याल है? सो आज हमने क्या डिस्कस किया, ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स कितनी हैं, किन सिचुएशन में कौन सी रिपोर्ट दी जाती है, एक मटीरियलिटी का टॉपिक कवर कर लिया। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर होता क्या है, इसके कंटेंट्स डिस्कस करेंगे, और फिर हम प्रैक्टिस पे चले जाएंगे, पास पेपर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक चीज़ मैंने आज हाईलाइट करवाई, अदर मैटर की पहली एग्जाम्पल, इसके ऊपर हम कुछ नई बात भी कल करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ।